हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाल ही में अप्रूव हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी सारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर बात करें तो 21st सेंचुरी की ये हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो 34 साल बाद में जो है अमेंड हुई है। दोस्तों, इससे पहले की अगर बात करें तो 1968 और 1986 में भी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं, मगर दोस्तों 1986 के बाद हमें 34 साल लग गए अपनी एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करने के लिए। तो दोस्तों, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक चुनावी मुद्दा बना के अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और इन्होंने वादा किया था कि जब ये सरकार में आएंगे तो ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे जिसमें शिक्षा स्तर में सुधार लाने की जो है इन्होंने बात कही थी। दोस्तों, 2015 में जो है सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की सिफारिशें आई थी जिसको नामंजूर कर दिया गया था। उसके बाद एक दोबारा दूसरी कमेटी बनाई गई थी जिनकी जो सिफारिशें हैं जो मंजूर कर ली गई थी, और आज उसी के बारे में हम बातें करेंगे। उसको यूनियन कैबिनेट ने, जो सेंट्रल कैबिनेट है, उन्होंने उसे मंजूरी दे दी है। दोस्तों, पहले जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है नाम में। दोस्तों, हमारी MHRD जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि जो बच्चे हैं वो किसी तरह का कोई रिसोर्स नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। इसलिए पहले उन्हें MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जो जो मिनिस्ट्री थी उसे उसका नाम रखा गया था। मगर दोस्तों, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। दूसरा चेंज ये है कि दोस्तों, कोई भी प्राइवेट स्कूल अभी अपने नाम के पीछे पब्लिक नहीं लगा सकता। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडिड स्कूल ही सिर्फ पब्लिक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि दोस्तों, जीडीपी, हमारी जीडीपी का 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का जो है वो फैसला लिया गया है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उनमें जीडीपी का 3 से 4% ही जो है वो शिक्षा में प्रयोग किया जाता था, मगर अब बात कही गई है कि 6% यानी जीडीपी का 6% हमारी शिक्षा प्रणाली में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, उसके साथ ही काफ़ी बड़े बड़े जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो भी किए गए हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी जो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो 10+2 का है, यानी 10 तक सभी बच्चे सेम पढ़ते हैं। 11th 12th में आप अपनी मर्जी से अपनी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। किसी को साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी है वो साइंस में जा सकता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता है, कोई कॉमर्स में जा सकता है। तो दोस्तों, अब इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को अब तोड़ दिया गया है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। यानी कि अब इस जो एज जो ग्रुप है यानी और हमारी जो ग्रेड्स ग्रुप हैं इनको चार इम्पोर्टेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो आइए बात करते हैं इन 4 स्टेजेस के बारे में। दोस्तों, पहली जो स्टेज है वो है फर्स्ट 5 इयर्स वाली। उसका नाम रखा गया है फाउंडेशनल स्टेज। दोस्तों, इस 5 साल की स्टेज में 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे और 2 साल जो होंगे वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के होंगे। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पढ़ाई होगी, जो भी लर्निंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी इनोवेटिव होगा, प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, स्टडी होगी उसमें, और लर्निंग पे काफ़ी फोकस किया जाएगा रेदर देन फोकसिंग ऑन थ्योरी। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे की लर्निंग और ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए ये एक प्रस्ताव लाया गया है कि बच्चे को 5 क्लास तक यानी 5th ग्रेड तक उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, यानी कि उसकी मदर टंग लैंग्वेज में, जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा।
दोस्तों उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है प्रेपरेटरी स्टेज। दोस्तों प्रेपरेटरी स्टेज होगी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड वालों की। इसमें दोस्तों ये टारगेट लिया गया है कि न्यूमरेसी और लिटरेसी डेवलपमेंट किया जाएगा। न्यूमरेसी डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के बेसिक मैथ्स पे ध्यान दिया जाएगा, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसे ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी, उसका बेस जो है वो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लिटरेसी डेवलपमेंट में आ जाता है कि बच्चे को 3 लैंग्वेज सिखाई जाएंगी। ये स्टेट की मर्जी होगी, वो कोई सी भी 3 लैंग्वेज चूज़ करेंगे, बट उनमें से एक रीजनल लैंग्वेज होगी। तो इसीलिए बच्चे को फिफ्थ क्लास तक उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये भी प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड होगी, ताकि बच्चे की बोरियत जा सके और बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखा सके। और दोस्तों इसके साथ ही बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमारे बच्चे पढ़ना लिखना इतना सही से नहीं सीख पाते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ क्लास के बच्चों में पढ़ने लिखने और बोलने की जो उनकी कैपेबिलिटी है उसमें सुधार लाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो आएगा मिडिल स्टेज और यानी अपर प्राइमरी स्टेज। दोस्तों इसमें सिक्स्थ ग्रेड सेवन्थ ग्रेड और एट्थ ग्रेड होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। लाइफ स्किल और जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो ज़िंदगी भर बच्चे को काम आएंगे वो भी सिखाए जाएंगे। साइंस के सब्जेक्ट, साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होगी वो बच्चे को दी जाएगी। जैसे कि बच्चे को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्शंस के बारे में बताया जाएगा, गार्डनिंग के बारे में बताया जाएगा, और भी जो आर्ट्स और कल्चर की जो काफ़ी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। इसके साथ ही बच्चों को डिजिटल लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सब बच्चों को सिखाई जाएगी। दोस्तों आज के युग की डिमांड है कि हमारे बच्चे काफ़ी एडवांस हों, और बाकी देशों में ऐसा देखा गया है कि बच्चों में डिजिटल लिटरेसी और कोडिंग और प्रोग्रामिंग ये सब बच्चों को खूब सिखाई जाती है। इसलिए ये भारत सरकार ने भी फैसला लिया है कि वो हमारे बच्चों को भी ये सब सिखाएंगे। दोस्तों इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज। इसमें नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे होंगे ये उनकी क्लास है। दोस्तों इस 4 साल के समय को 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया जाएगा, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर्स। और दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि पहले एक डिस्टिंक्शन होता था कि ये बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का है, ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है। दोस्तों अब जो डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब बच्चे को इसमें चॉइस होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर ले और कोई माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर ले। अगर किसी बच्चे को मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स और साइंस को मेजर सब्जेक्ट चूज़ करके म्यूज़िक को माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा होगा, अगर कोई बच्चा मैथ्स और साइंस को कंपल्सरीली अडॉप्ट करता है तो उसको 2 सेमेस्टर मैथ्स के लगाने पड़ेंगे, 2 साइंस के करने पड़ेंगे। अगर किसी का इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसे 1 सेमेस्टर इंडियन हिस्ट्री में देना पड़ेगा। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक है। एथिक्स भी बच्चों को सिखाई जाएगी, उसमें भी 1 सेमेस्टर होगा, एक फ़िलोसफिकल होगा। और दोस्तों सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि बच्चों को डायनेमिक कंटेंट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चों को सिर्फ स्टैटिक नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान दिया जाता था। अब क्या होगा कि बच्चे को हर लेवल पे करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी टीचर्स के द्वारा। दोस्तों बच्चों को ये बहुत ज़रूरी बताना होता है कि उसके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। इसको देखते हुए करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बीच में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों और एक अच्छी बात यह है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में एग्ज़ाम्स को काफ़ी बच्चे स्ट्रेसफुली लेते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम्स को भी काफ़ी रिलीविंग होगा, रिलैक्सेशन बच्चों को दी जाएगी, बच्चों का जो बोझ है वो कम कर दिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम होंगे वो काफ़ी एप्टीट्यूड लेवल्स के होंगे, यानी कि जो बच्चे क्रैम करते हैं रटते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। बच्चों को पहले अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, फिर उनका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। और दोस्तों एनसीईआरटी में भी काफ़ी फेरबदल होंगे। एनसीईआरटी में काफ़ी सिलेबस कटेगा और जुड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्टेट के बच्चे एक ही सिलेबस एक ही बुक्स पढ़ेंगे। इससे क्या होगा
कि किसी बच्चे के मन में ये नहीं होगा कि दूसरा बच्चा उससे ज़्यादा अच्छे बोर्ड में पढ़ा है, उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्रणाली उसने ली है। तो दोस्तों एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब दोस्तों स्कूल लेवल के बाद अब कॉलेज लेवल की बात करते हैं। दोस्तों ऐसा फैसला लिया गया है कि सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम से सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन्स मिलेगा, और ये सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होगी कि सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का एक ही रेगुलेटर होगा। हालांकि इसमें एक्सेप्शन ये है कि लीगल और मेडिकल जो स्ट्रीम है उनका कार्य प्रणाली थोड़ी अलग होती है, इसलिए उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा है। इसीलिए बाकी जो सारी स्ट्रीम्स होंगी उनका रेगुलेटर एक होगा। यूजीसी एआईसीटीई में मर्ज हो जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे एक ही बॉडी में। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी है, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। हो सकता है सरकार आने वाले समय में कोई नया बिल लेके भी आए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और बात करें तो दोस्तों इसमें काफ़ी मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट एग्ज़िट सिस्टम होंगे। दोस्तों अभी क्या होता है, अगर आप एक साल के बीच में अपनी स्टडी छोड़ देते हैं तो आपको वो जो है वो डिग्री नहीं मिलती। मगर अब क्या होगा, अगर कोई बच्चा किसी डिग्री या किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो अगर वो एक साल बाद भी छोड़ता है तो वो उसका ख़राब नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। उसको उस एक साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 3 साल का करता है तो उसे बैचलर्स की डिग्री प्राप्त होगी, और अगर वो 4 साल की करता है तो उसे बैचलर्स विद रिसर्च की डिग्री प्राप्त होगी। दोस्तों 4 साल की डिग्री का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जब पीएचडी करने की जो एलिजिबिलिटी मांगते हैं वो 4 साल की डिग्री मांगते हैं। इसीलिए अब अगर हमारे बच्चे 4 साल की ग्रेजुएशन विद रिसर्च की डिग्री प्राप्त करते हैं तो वो 4 साल के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक बैंक क्रेडिट आपका बनाया जाएगा, यानी कि आपका जो भी रिकॉर्ड होगा इस बैंक क्रेडिट में डिजिटली स्टोर हो जाएगा। अगर आपने एक साल भी कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपके उस एक साल के क्रेडिट्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और आपके जो एक साल जो आपने कहीं लगाया है वो वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। कल को आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यूअर डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल देख के आपके कितनी क्रेडिट्स हैं, आपने क्या क्या सीखा है, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और दोस्तों और भी काफ़ी सारे इसमें टारगेट्स हैं। जो बेसिकली जो मैंने बात की है वो की है आपके स्कूल स्ट्रक्चर पे, आपके कॉलेज स्ट्रक्चर पे। तो अभी जो मैं है वो बात करूँगा, इसमें बहुत सारे और भी टारगेट्स हैं जो गवर्नमेंट लेके चल रही है। दोस्तों गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि वो 2025 तक 5th क्लास के सभी बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप करेगी, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाए और बेसिक मैथ्स जो है उसमें अपनी पकड़ बना सके। ऐसा 2025 तक डेवलप करने का जो जो एक चैलेंज है, एक टारगेट है, गोल है, वो हमारी सरकार ने लिया है। दोस्तों दूसरा जो है वो है ड्रॉप आउट स्टूडेंट को वापस लाना। दोस्तों काफ़ी बार होता है कि बच्चे जो है वो स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ जाते हैं, और दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जिन बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है काफ़ी बार वो छोड़ देते हैं। और कई बार बच्चों के माँ बाप जो होते हैं वो जो कम अवेयर होते हैं, आप गाँव और दूर दराजों के एरिया में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चों को काफ़ी बार बीच में ही उनकी जो पढ़ाई है वो छुड़वा दी जाती है। इसीलिए सरकार का जो टारगेट है कि वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को भी वापस लाने की सोच रही है। और दोस्तों इनका एक और टारगेट है कि 2030 तक ये 100% बच्चों को स्कूल में एनरोल करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे। हमारी जो कोशिश रहेगी वो होगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे एटलीस्ट बेसिक जो शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन है वो प्राप्त कर लें। और दोस्तों जो सेकंड जो इनका एक और रहेगा टारगेट वो ये है कि ये अपने ब्रेकफास्ट को भी बीच में ऐड कर रहे हैं मिड डे मील पर। मिड डे मील का दोस्तों बहुत बड़ा जो एक जो फ्रैक्शन है वो हमारी जो जो हमारे फंड्स होते हैं उनमें काउंट होता है, तो उसमें न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी अब ऐड किया जाएगा। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है
कि एक स्कूलों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि वो बच्चों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करवा पाएँ, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और जो हाइजीनिक टॉयलेट्स, ये सब उनको बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएँ। और दोस्तों, अच्छी बात ये भी है कि बच्चों को फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम से हट के अगर कोई बच्चा सेकेंडरी लेवल पे यानी 9 टू 12th के बीच अगर कोई बच्चा फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। और दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि ये सब को इन सब को पूरा करने के लिए एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसलिए टीचिंग पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। आप चाहें तो उस ड्राफ्ट को, उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आपको उसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी। टीचर्स की कमी और इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। आप रिपोर्ट में जाके पढ़ सकते हैं एमएचआरडी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी की हमें काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाकी जो देश हैं जैसे जिम्बाब्वे, स्वीडन और यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़, वो लोग एजुकेशन पे बहुत सारी मनी इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जो है, जो उनका जो बच्चों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चे को पढ़ाई को जो है वो इन्जॉय करते हैं। हमारे सिस्टम में ये खामी है दोस्तों। और देखते हैं कि ये सिस्टम आगे कितना डेवलप कर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो इम्प्लीमेंटेशंस की है। पेपर पे कुछ और बात होती है और इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ और बात हो जाती है। तो आने वाले 5-10 साल में हमें पता लग जाएगा कि जो हमने नई एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है इसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो